जरा कल्पना करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचता है और उसके हाथ में कोई फाइल नहीं कोई है, पासपोर्ट भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई पासपोर्ट नहीं है और ना ही कोई बोर्डिंग पास है, बस एक कांच के दरवाजे के सामने खड़े होना है, एक कैमरा चेहरे को स्कैन करता है, एक हल्की सी बीप की आवाज आती है और दरवाजा खुल जाता है। किसी को भी लगेगा कि ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन है। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम ये समझने वाले हैं कि ये जो भविष्य है ना, ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव रातों रात या अचानक नहीं हो रहा है। मतलब बहुत ही सोचे समझे कानूनी और तकनीकी कदमों के जरिए इसे जमीन पर उतारा जा रहा है। सरकारों का पहचान को देखने का पूरा नजरिया ही बदल रहा है। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय की तह तक जाने वाले हैं। आज की इस गहन चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो है गृह मंत्रालय यानी MHA द्वारा हाल ही में जारी किए गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026। हाँ, जो नई अधिसूचना आई जी, जो नई अधिसूचना और रिसर्च हमने देखी है वो साफ तौर पर इशारा करती है कि कैसे भारत सरकार ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI की पूरी प्रक्रिया को कागजों से निकालकर पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में धकेल रही है। बिल्कुल। इसके साथ ही नाबालिगों के दोहरे यात्रा दस्तावेजों को लेकर नियमों में जो सख्ती आई है वो भी चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय है। तो हमारा मिशन आज सिर्फ इन कानूनी शब्दों को पढ़ना नहीं है। सही बात है, क्योंकि कानूनी भाषा काफी उलझी हुई होती है। हाँ, तो हमें ये समझना है कि आखिर ये बदलाव क्यों किए जा रहे हैं, पर्दे के पीछे कौन सी मशीनरी काम कर रही है और ये पूरी दुनिया में फैले करोड़ों प्रवासी भारतीयों की जिंदगी को कैसे पलटने वाला है। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो, जब कोई सरकारी राजपत्र या गजट पब्लिश होता है ना, तो वो अपने साथ कानूनी भाषा का एक ऐसा जाल लेकर आता है जिसमें असली मुद्दे अक्सर छिप जाते हैं। इस 2026 के संशोधन में जो बारीकियां हैं वो केवल प्रशासनिक नहीं है, मतलब वे राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक मोबिलिटी के प्रति भारत के बदलते रुख को दर्शाती हैं। तो आइए सबसे पहले उस मुद्दे पर प्रहार करते हैं जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचाई है, रूल 3। हाँ बिल्कुल, रूल 3। नई अधिसूचना के मुताबिक सिटीजनशिप रूल्स 2009 के रूल 3 में एक बहुत ही सख्त संशोधन किया गया है। नियम अब ये कहता है कि कोई भी नाबालिग जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है वो किसी भी परिस्थिति में, ध्यान रहे, किसी भी परिस्थिति में, हाँ, किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य देश का पासपोर्ट एक साथ नहीं रख सकता। मतलब इसका जो मुख्य लक्ष्य बताया गया है वो दोहरी नागरिकता के गलत इस्तेमाल को रोकना है। लेकिन यह बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। मैं ये सोच रही थी कि आखिर ये खेल चल कैसे रहा था। क्या पहले इस नियम में कोई लूप होल था जिसका लोग फायदा उठा रहे थे? मैं समझाता हूँ। यहाँ जो तंत्र काम कर रहा था ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत के संविधान ने शुरुआत से ही सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का सिद्धांत अपनाया है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब अंतर्राष्ट्रीय कानून एक दूसरे से टकराते हैं। मान लीजिए कोई भारतीय दंपति अमेरिका में काम कर रहा है और वहां उनके बच्चे का जन्म होता है। अच्छा। अब अमेरिका का कानून जस सोली यानी जन्म के आधार पर नागरिकता के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब है कि उस बच्चे को जन्म लेते ही अपने आप अमेरिकी पासपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, यानी बच्चा तकनीकी रूप से अमेरिकी हो गया। हाँ, लेकिन माता पिता तो भारतीय है ना, और वे शायद कुछ सालों बाद भारत लौटना चाहते हैं। तो वे क्या करते थे? वे भारतीय दूतावास जाते थे और बच्चे के लिए भारतीय पासपोर्ट का आवेदन कर देते थे। ओह, तो वे दोनों पासपोर्ट रखते थे? बात नहीं करते थे जैसे आज करते हैं। मतलब डेटा शेयरिंग नहीं थी? सही कहा। इसलिए ये क्रॉस रेफरेंसिंग हो ही नहीं पाती थी। नतीजा ये होता था कि एक ही बच्चे के पास दो अलग अलग संप्रभु राष्ट्रों के यात्रा दस्तावेज होते थे। ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया था। अगर मैं इसे एक एनालॉजी के जरिए समझूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कोका कोला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा है और गुपचुप तरीके से पेप्सी के बोर्ड मीटिंग भी अटेंड कर रहा है। हाँ, काफी दिलचस्प तुलना है। मतलब जब कोई दो अलग अलग देशों के पासपोर्ट रखता है तो वो मूल रूप से दोनों देशों के प्रति अपनी निष्ठा और कानूनी वफादारी का दावा कर रहा है। ये तो सीधे तौर पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है ना। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। देखो, पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल पास नहीं होता। ये एक कानूनी अनुबंध है जो बताता है कि आपातकाल में कौन सा देश उस व्यक्ति की रक्षा करेगा और किस देश के कानून उस पर लागू होंगे। अब सरकार ने रूल 3 में जो ये नया संशोधन किया है, उसने इस पूरे ग्रे एरिया पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया है। मतलब अब कोई गुंजाइश नहीं बची है? बिल्कुल नहीं। अब ये अधिकारियों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं बची है कि वे अपने विवेक से फैसला लें।
किसी भी परिस्थिति में नहीं का मतलब है कि अगर कोई नाबालिग भारतीय पासपोर्ट रखना चाहता है तो उसे दूसरे देश का यात्रा दस्तावेज सरेंडर करना ही होगा। अच्छा। इस संशोधन ने जो पुरानी प्रथाएं चल रही थीं, उनको एक ऐसा कठोर कानूनी ढांचा दे दिया है जिसे चुनौती देना अब लगभग असंभव है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। अच्छा, बताइए। क्या ये उन बच्चों के साथ थोड़ी ज्यादती नहीं है? मतलब उन्होंने तो ये तय नहीं किया था कि उनका जन्म कहाँ हो। ये बात तो है। और अक्सर माता पिता भी सिर्फ इसीलिए दोनों पासपोर्ट रखते हैं ताकि बच्चे को भविष्य में पढ़ाई या नौकरी के लिए ज्यादा विकल्प मिल सकें। क्या सरकार एक छोटे से प्रशासनिक लूपहोल को बंद करने के लिए बहुत ज्यादा सख्ती नहीं बरत रही है? ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और भावनात्मक रूप से ये बात बिल्कुल सही लग सकती है। लेकिन अगर हम इसे राज्य के नजरिए से देखें, सरकार के नजरिए से, हाँ, तो संप्रभुता भावनाओं पर नहीं चलती। जब इमिग्रेशन और डिपोर्टेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामले सामने आते हैं तो ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से किस देश की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी वाली बात अहम है। बिल्कुल। सोचिए, अगर कोई अपराध होता है या कोई प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन की नौबत आती है तो दोहरे पासपोर्ट एक कूटनीतिक दुष्प्रपन बन जाते हैं। ओह, मतलब डिप्लोमैटिक नाइटमेयर। हाँ, सरकार ये सख्ती इसलिए बरत रही है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी नागरिकता की परिभाषा को लेकर कोई भ्रम नहीं छोड़ना चाहती। ये तर्क अपनी जगह मजबूत है, यानी वफादारी एक ही जगह हो सकती है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। बिल्कुल। खैर, अब अगर सरकार पासपोर्ट को लेकर इतनी सख्त है तो वो उस बड़े डायस्पोरा को कैसे प्रबंधित कर रही है जिसे वो OCI के रूप में मान्यता देती है? जो नया रिसर्च हमारे सामने है उसका दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा इसी प्रबंधन की तकनीकी क्रांति के बारे में है। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। MHA अब भौतिक कागजी प्रणाली को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। और मैं कहूंगा कि ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। ये भारत के इमिग्रेशन इतिहास के सबसे बड़े ढांचागत बदलावों में से एक है। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि OCI कार्ड बनवाना पहले कितना बड़ा सिरदर्द हुआ करता था। तो फाइलों के बंडल। हाँ, फाइलों के बंडल, नोटरी के पास धक्के खाना, 20 पेजों की अटेस्टेड फोटोकॉपी और फिर दूतावास के बाहर लंबी लाइनें। लेकिन अब सेक्शन 7A के तहत OCI रजिस्ट्रेशन के लिए सभी आवेदन केवल डिजिटल रूप में स्वीकार किए जाएंगे। केवल डिजिटल। इसके लिए एक निर्धारित पोर्टल पर फॉर्म 28 यानी फॉर्म 28 लाया गया है। भौतिक कार्ड की जगह अब EOCI लेगा, यानी जो OCI पहले एक नीली किताब हुआ करता था वो अब सर्वर पर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा बनकर रह जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल ओनली बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कारण है। वो क्या? देखो, जब कोई भौतिक दस्तावेज जमा करता है तो डेटा एंट्री में मानवीय भूल की गुंजाइश हमेशा रहती है। साथ ही कागजी फाइलों के खोने, उनमें हेरफेर होने या जाली दस्तावेज लगाए जाने का खतरा भी बहुत अधिक होता है। सही बात है। फॉर्म 28 के माध्यम से जब सारा डेटा सीधे डिजिटल पोर्टल पर फीड किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ही आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड बन जाते हैं। मतलब मूल रिकॉर्ड वही है। हाँ, सरकार को अब यह चिंता नहीं करनी है कि किस दूतावास के किस कमरे में कौन सी फाइल धूल खा रही है। सब कुछ एक सेंट्रलाइज क्लाउड सर्वर पर है। लेकिन मुझे ये बात पूरी तरह से हजम नहीं हो रही है। क्यों? क्या दिक्कत है इसमें? सब कुछ डिजिटल कर देना सुनने में तो किसी सिलिकॉन वैली के सपने जैसा लगता है, लेकिन असल जिंदगी इतनी परफेक्ट नहीं होती ना। वो तो है। क्या हम ये मानकर नहीं चल रहे कि सिस्टम हमेशा काम करेगा? सर्वर डाउन होते हैं, पोर्टल क्रैश होते हैं, हैकर्स साइबर अटैक करते हैं। तकनीकी कमियां तो होती ही हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या ये डिजिटल ओनली दृष्टिकोण उन लोगों के लिए एक दीवार नहीं बन जाएगा जो तकनीक के साथ बहुत सहज नहीं है? ये एक अहम सवाल है। जैसे हम कल्पना कर सकते हैं उन बुजुर्ग माता पिता के बारे में जो भारत के किसी दूर दराज के इलाके से ताल्लुक रखते हैं और अब विदेश में अपने बच्चों के पास जाकर बस रहे हैं। उनके लिए ये फॉर्म 28 और डिजिटल पोर्टल किसी पहेली से कम नहीं होगा। आपकी ये चिंता बिल्कुल जायज है और हर बड़े तकनीकी बदलाव के साथ ये डिजिटल डिवाइड की समस्या सामने आती है। शुरुआत में हो सकता है कि एजेंटों या बिचौलियों पर निर्भरता बढ़ जाए जो फॉर्म भरने के लिए मोटी फीस वसूलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है अक्सर। लेकिन अगर हम इमिग्रेशन सिस्टम की कार्यप्रणाली को गहराई से समझें तो ये एक जरूरी कड़वी दवा है। कड़वी दवा? वो कैसे? क्योंकि पुरानी कागजी व्यवस्था भी कोई बहुत आसान नहीं थी। उसमें भी बार बार कागज जमा करने की झंझट थी। डुप्लीकेटिव काम का बोझ इतना था कि इमिग्रेशन अधिकारी फाइलों में ही दबे रहते थे। प्रोसेस बहुत धीमा था। हाँ, जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्राइमरी बन जाते हैं तो एक बार डेटा सिस्टम में चला गया तो वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। अच्छा।
किसी को हर बार रिन्यूअल के लिए वही बीसीओ पन्ने दोबारा अटेस्ट करवा के नहीं देने पड़ते। जहां तक तकनीकी असहजता की बात है, धीरे धीरे परिवार के युवा सदस्य या आधिकारिक हेल्प डेस्क इस अंतर को पाट देते हैं। सरकार का मुख्य लक्ष्य यहां पारदर्शिता लाना और जालसाजी को शून्य पर लाना है, और वो केवल डिजिटल इंटीग्रेशन से ही संभव है। चलिए ये मान लेते हैं कि कागजों का झंझट खत्म होना लंबे समय में एक अच्छी बात है। डिजिटल फॉर्म और EOCI तक तो बात समझ में आती है। ठीक है। लेकिन अब हम नई अधिसूचना के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जो थोड़ा बेचैन करने वाला है। बायोमेट्रिक्स वाला हिस्सा। हाँ, इन नए नियमों के तहत OCI धारकों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुव्यवस्थित करने की बात कही गई है, और इसके लिए आवेदकों को अब अपना बायोमेट्रिक डेटा साझा करने की सहमति देनी होगी। कंसेंट देना होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि भविष्य में इस डेटा का इस्तेमाल फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में ऑटोमेटिक एनरोलमेंट के लिए किया जाएगा। और ये कदम इस पूरे 2026 अमेंडमेंट का सबसे गहरा और भविष्योन्मुखी पहलू है, मतलब सबसे फ्यूचरिस्टिक कदम। मुझे तो ये एक बहुत ही अजीब सौदा लग रहा है। अजीब क्यों? मतलब अगर किसी को एयरपोर्ट पर उस लंबी इमिग्रेशन लाइन से बचना है तो उसे अपना चेहरा, अपनी आंखों की पुतलियों का स्कैन और अपने फिंगरप्रिंट्स, जो कि बहुत संवेदनशील डेटा है, इसको सौंप देनी होगी। कोई बस 15 मिनट बचाने के लिए अपना परमानेंट बायोमेट्रिक डेटा सरकार को दे दे। क्या सुविधा के बदले निजता का ये सौदा बहुत महंगा नहीं है? यहाँ जो शब्द सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है ना, वो है सहमति, यानी कंसेंट। हाँ। कागजों पर सरकार कह रही है कि ये ऐच्छिक है, मतलब ऑप्शनल है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की बदलती दुनिया में ये एक इल्यूजन ऑफ कंसेंट, यानी सहमति का भ्रम बनकर रह जाता है। मैं समझी नहीं, सहमति का भ्रम कैसे? क्योंकि अगर कोई अपनी सहमति नहीं देता है तो उसे एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक लेन नहीं मिलेगी। तो फिर नॉर्मल लाइन में लगना पड़ेगा। बिल्कुल, उसे घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा, जहां हर बार अधिकारी कई सवाल पूछेंगे और दस्तावेजों की मैनुअल जांच करेंगे। उफ, वो तो बहुत थकाऊ होता है। हाँ, तो जब बार बार यात्रा करने वाले किसी बिजनेस एग्जीक्यूटिव के सामने ये विकल्प रखा जाता है तो वो झक मारकर अपनी बायोमेट्रिक्स दे ही देता है। और हमें ये भी समझना होगा कि भारत ये सब अकेले नहीं कर रहा है, ये एक वैश्विक चलन है। वैश्विक चलन? क्या बाकी देश भी ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। यूरोपीय संघ ने अपना एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू किया है, जिसे EES कहते हैं। अच्छा। अमेरिका का ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। दुनिया भर की सरकारें अब भौतिक सीमाओं को अदृश्य डिजिटल चेक पॉइंट्स में बदल रही हैं। इनविजिबल बॉर्डर्स। हाँ, जब कोई ऑटोमेटिक एनरोलमेंट का हिस्सा बनता है तो मशीन कुछ ही सेकंड में डेटाबेस से उसके चेहरे का मिलान करती है और तय करती है कि वो खतरे की सूची में है या नहीं। मतलब सब कुछ ऑटोमेटेड? जी। इमिग्रेशन डेस्क से इंसानी दखल को हटाकर सरकारें मानवीय भूल और भ्रष्टाचार दोनों को एक साथ खत्म कर रही हैं। यानी वो मशीनरी जिसके सामने हम एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं वो सिर्फ हमारी तस्वीर नहीं ले रही है, बल्कि वो माइक्रो सेकेंड्स में हमारे पूरे बैकग्राउंड, हमारी EOCI रिकॉर्ड ऑफ फॉर्म 28 के डेटा को खंगाल रही है। एकदम से ठीक, और इसीलिए डेटा इंटीग्रेशन इतना अहम है। बायोमेट्रिक्स के बिना EOCI सिर्फ एक डिजिटल फाइल है, लेकिन बायोमेट्रिक्स जुड़ने के बाद वो पहचान की एक अकाट्य गारंटी बन जाता है। सही बात है। हालांकि जो डर आपने जताया वो बिल्कुल अपनी जगह है। अगर ये सेंट्रलाइज्ड बायोमेट्रिक डेटाबेस हैक हो गया तो क्या होगा? वही तो, पासवर्ड तो बदला जा सकता है, लेकिन कोई अपने फिंगरप्रिंट या अपनी रेटिना तो नहीं बदल सकता ना? बिल्कुल नहीं बदल सकता। यही कारण है कि आने वाले समय में सबसे बड़ी बहस डेटा सुरक्षा और एन्क्रिप्शन के मानकों पर ही होने वाली है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो रोंगटे खड़े कर देता है। मतलब सुविधा के नाम पर हम एक ऐसे निगरानी तंत्र का हिस्सा बनते जा रहे हैं जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। खैर, अब तक की हमारी चर्चा में हमने देखा कि कैसे सरकार EOCI, बायोमेट्रिक्स और फास्ट ट्रैक यात्रा के जरिए OCI कार्ड होल्डर्स को एक VIP अनुभव देने की तैयारी कर रही है। अब जब किसी व्यक्ति का डेटा इतनी उच्च स्तर पर सरकार द्वारा प्रबंधित किया जा रहा हो तो उसे लगने लगता है कि वो वास्तव में इस देश का एक पूर्ण नागरिक है। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर जो रिसर्च हमने देखी है उसका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक जोरदार झटका देता है। यह हिस्सा OCI की कानूनी हकीकत को स्पष्ट करता है। और मेरा मानना है कि ये स्पष्टता इसलिए जरूरी है क्योंकि शब्द बहुत बड़ा भ्रम पैदा करते हैं। वो कैसे? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में जो सिटीजन शब्द लगा है ना, वो अक्सर लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से गुमराह कर देता है। हाँ, लोगों को लगता है कि वे नागरिक ही हैं,
नई अधिसूचना इस बात को स्पष्ट रूप से और बिना किसी लाग लपेट के दोहराती है कि ओसीआई स्थिति कई लाभ जरूर देती है, लेकिन ये किसी भी सूरत में पूर्ण नागरिकता के अधिकार प्रदान नहीं करती है। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। जी, ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होते ही तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ओसीआई होल्डर्स को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। वे विधानसभा या संसद का चुनाव नहीं लड़ सकते और वे कुछ विशिष्ट संवैधानिक या सरकारी पदों को धारण नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अगर मैं इसे किसी उदाहरण से समझाऊं तो ओसीआई एक ऑल एक्सेस पास नहीं है। यह किसी बहुत ही महंगे और विशेष क्लब का एक शानदार गेस्ट पास है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। मतलब किसी के पास फास्ट ट्रैक एंट्री है, उसे क्लब में सबसे बेहतरीन टेबल मिलेगी, वो सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। डाल कर रख दिया है। शुक्रिया। ये अधिकारों और विशेषाधिकारों के बीच का बुनियादी अंतर है, जिसे कानून की पढ़ाई में बहुत गंभीरता से लिया जाता है। राइट्स वर्सेस प्रिविलेजेस। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या सरकार को बार बार ये याद दिलाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि डायस्पोरा अक्सर इस अंतर को भूल जाता है? हाँ, काफी हद तक। आखिर सरकारों को ओसीआई जैसी श्रेणियां बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है जब उन्हें पूर्ण अधिकार देने ही नहीं है? इसका सीधा जवाब है अर्थव्यवस्था और ब्रेन गेन। ब्रेन गेन। हाँ, कोई भी संप्रभु राष्ट्र अपने दरवाजे उन सफल प्रवासियों के लिए बंद नहीं करना चाहता जो विदेश में बस गए हैं। सरकारें चाहती हैं कि विदेशी पूंजी, उच्च स्तरीय टैलेंट और रेमिटेंस देश में निर्बाध रूप से आता रहे। मतलब फायदा होता रहे। बिल्कुल। ओसीआई कार्ड उन्हें बिना वीजा के भारत आने जाने और यहाँ व्यापार करने की सुविधा देता है, जो निवेश को प्रोत्साहित करता है। अच्छा, यानी वे आपका पैसा और आपका टैलेंट चाहते हैं, लेकिन वे आपकी राजनीतिक राय नहीं चाहते। कानूनी तौर पर इसे ऐसे कहा जा सकता है कि राज्य अपने घरेलू वोटिंग पावर को डाइल्यूट नहीं करना चाहता। ये बात है। मतदान और नीतियां बनाने का अधिकार केवल उन लोगों के पास होना चाहिए जिनका जीवन पूरी तरह से उस देश के कानूनों से बंधा है। विशेषाधिकार जैसे कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन या ईओसीआई सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं हैं, जिन्हें अधिसूचना निकालकर वापस भी लिया जा सकता है। ओह, तो उन्हें छीना भी जा सकता है। हाँ, लेकिन संवैधानिक अधिकार अहरणीय होते हैं, मतलब इनएलिएनेबल होते हैं। 2026 के ये नियम उसी रेखा को गहरा करते हैं ताकि कोई भी इसे पार करने की गलतफहमी ना पाले। ये एक बहुत ही स्पष्ट और आंखें खोलने वाला नजरिया है। तो चलिए इस लंबी और गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ पिरोते हैं। हमने देखा कि कैसे 2026 के इन संशोधनों ने भारतीय नागरिकता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के परिदृश्य को पूरी तरह से नया आकार दे दिया है। बिल्कुल। शुरुआत हुई रूल 3 की उस अभेद्य दीवार से, जिसने नाबालिगों के लिए दोहरे पासपोर्ट के उस ग्रे एरिया को खत्म कर दिया। अब वफादारी के मामले में कोई समझौता नहीं, एक व्यक्ति एक पासपोर्ट। सही बात है। फिर हमने उस प्रशासनिक छलांग को समझा जहां भौतिक फाइलों के बोझ को उठाकर फॉर्म 28 और ईओसीआई के डिजिटल क्लाउड में फेंक दिया गया है। कागजी झंझटों का अंत, लेकिन डिजिटल डिवाइड की नई चुनौतियों के साथ। और इसके बाद बात आई उस अदृश्य सीमा की, जहां बायोमेट्रिक डेटा और फास्ट ट्रैक प्रोग्राम्स मिलकर इमिग्रेशन को तेज तो बना रहे हैं, लेकिन सहमति के नाम पर व्यक्तिगत डेटा की एक बहुत बड़ी कीमत वसूल रहे हैं। एक ऐसा वैश्विक बदलाव है जिससे शायद ही कोई बच पाए। और अंत में हमने उस हकीकत का सामना किया जो इन सभी उच्च तकनीक सुविधाओं के नीचे छिपी है, यानी गेस्ट पास की हकीकत। बिल्कुल। ईओसीआई किसी को कितनी भी सुविधाएं क्यों ना दे दे, वो उसे देश का भाग्य विधाता नहीं बना सकता। वोटिंग और पूर्ण नागरिकता के अधिकार केवल पूर्ण नागरिकों के पास ही सुरक्षित रहेंगे। यही इस पूरे संशोधन का असली सार है। आज की ये गहन चर्चा सिर्फ कुछ नए नियमों का सारांश नहीं था। ये इस बात का सबूत है कि हम एक ऐसे युग के मुहाने पर खड़े हैं जहां पहचान, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय मोबिलिटी को पूरी तरह से रिकोड किया जा रहा है। परिभाषाएं बदल रही हैं। हाँ, सरकारें तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ प्रशासन के लिए नहीं कर रही हैं, बल्कि वे ये परिभाषित कर रही हैं कि भविष्य में एक नागरिक होने का असली मतलब क्या होगा। एकदम सही बात है। तो आज की चर्चा खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज हम अपने चेहरे और फिंगरप्रिंट्स को एक सुविधा के रूप में मशीन को सौंप रहे हैं ताकि एयरपोर्ट पर समय बच सके। लेकिन जब पूरी दुनिया की सरकारें हमारी पहचान को पूरी तरह से बायोमेट्रिक्स
और क्लाउड सर्वर पर मौजूद 0 और 1 के डेटा में बदल देंगी, जो कि हो ही रहा। हाँ, तो क्या हम उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां ये नीले या लाल रंग का पासपोर्ट नामक फिजिकल डायरी सिर्फ किसी म्यूजियम में देखने को मिलेगी? सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में हमारा शरीर ही हमारी एकमात्र राष्ट्रीय पहचान बनकर रह जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या हम अपनी पहचान के असल मालिक होंगे या सिर्फ एक सिस्टम का हिस्सा?